Okay, good morning all of you. Now is all clear? स्क्रीन दिखाई दे रही है, साथ ही साथ मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, कमेंट करना। It's all clear? Yes or no? Okay, good. ठीक। So थोड़ा सा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ चुका था, इसीलिए 10-15 मिनट हमारा लेक्चर देरी से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर्स को। देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब एक ध्यान देना, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सब लोगों ने बुक्स ले ली है क्लास कॉलेज में से? यस सर। यस टोटल अगर ओके गुड, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन सही आई होगी तो शायद आपके पास टोटल 38 बुक्स आपको मिली है। 38 या 36 ऐसे कुछ बुक्स मिली होगी टोटल सब्जेक्ट की। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, ध्यान देना। अब मुझे बताना आपको फिजिक्स की कौन कौन सी बुक मिली है। मैं बताता हूँ। क्या फिजिक्स की आपको एनसीईआरटी की बुक मिली है? यस सर। यस सर। साथ ही साथ ये 11th और 12th दोनों की होगी, 11 प्लस 12। यस यस सर। हमारी स्टेट बोर्ड की बुक मिली है, स्टेट बोर्ड की। यस सर। वो भी दोनों होगी 11 प्लस 12। यस। और एक बुक होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जरूरी होगी, वो है हमारे बीएम शर्मा वाली सिंगेज की बुक। है ना आपके पास? यस सर। और कोई बुक मिली है फिजिक्स की? नो सर। सो ध्यान देना, एनसीईआरटी वाली, स्टेट बोर्ड वाली, और ये बीएम शर्मा सिंगेज, ये सिंगेज की। और शायद ये सिंगेज वाली बुक आपको एडवांस वाली होगी। एडवांस वाले मॉड्यूल मिले हैं ना आपको सिंगेज के? यस सर। अच्छा, तो अब ध्यान दो, काफी सारे बच्चों के जहन में क्वेश्चन था कि सर इतने सारे बुक्स का करना क्या है। तो सबसे पहले समझ लो, आपको एनसीईआरटी बुक में से थ्योरी पढ़नी है, साथ ही साथ थ्योरी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी बुक्स के जो प्रॉब्लम्स है। ध्यान देना, जब भी हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन में से जो लास्ट 4 क्वेश्चन रहते हैं, लास्ट 4 क्वेश्चंस दैट द इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन लिए जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में से। मतलब 20 क्वेश्चंस ये एमसीक्यूज टाइप हो गए और 4 क्वेश्चन ये इंटीजर टाइप को। इंटीजर टाइप यानी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनमें ऑप्शन नहीं रहता, उसे आपको सॉल्व करना होता है, और जो भी आंसर होगा वो आपको टाइप करना होता है, जैसे हम बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह। तो ये 4 क्वेश्चंस लिए जाते हैं एनसीईआरटी के बुक में से। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान दो। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट वाला टॉपिक देखोगे, यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट, तो शायद आप सभी के पास बुक होगी। तो वो अपना फर्स्ट टॉपिक निकालना, यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट। बुक होगी तो जल्दी से टॉपिक निकालो, यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट। बुक है ना आपके पास? ओपन करो उसे, ओपन करो उसे। सो सबसे पहले हम आएंगे हमारे यूनिट नंबर 1 जो कि है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जिससे हमने डिस्कस किया था हमारे ब्रिज कोर्स में। फिर हम आते हैं यूनिट चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो यूनिट और मेजरमेंट पर आना। मेरे पास भी बुक है यूनिट और मेजरमेंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आ चुके हो सब लोग? ओपन कर ली बुक? यस सर। ओके, जिन्होंने ओपन नहीं करी जरा जल्दी करना। सो उस एनसीईआरटी बुक में से ध्यान देना, जो भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है वो सब एनसीईआरटी के बुक में से लिए, कोई अलग वाला बुक नहीं था। तो एनसीईआरटी की बुक में से आप फिर से वो थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो, या फिर अगर वो डिफिकल्ट लगे तो लेक्चर की थ्योरी बस इतना, इसी चैप्टर के लिए इतना काफी है। जो भी मैंने पढ़ाया है वो एनसीईआरटी के बाहर से एक वर्ड भी नहीं। ठीक है? सो अगर आप आगे आओगे, सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलो, पेज नंबर 19 पर आओ। पेज नंबर 19 पर आ चुके हो? पेज नंबर 19 पर। यस सर। वहां का जो एग्जांपल है ना 2.1,
दिखाई दे रहा है सबको? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 दिखाई Yes, दे रहे sir. हैं? Yes, sir. ओके, तो आपको क्या करना है, देखो 2.1 ले लो, 2.2 लेना, 2.3 लेना, 2.4 लेना। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो सॉल्यूशन के साथ होता है, सबसे पहले उस सॉल्यूशन को छुपा दो। ऐसा समझो कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता नहीं है, हाथ से उसे ऐसे ढक दो, हाथ से ढक दो उसे, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है सिर्फ क्वेश्चंस, हाथ से Yes, उस sir. सॉल्यूशन को, जैसे एग्जांपल 2.1 है, उसका सॉल्यूशन मैंने हाथ से ढक दिया, तो मुझे सिर्फ एग्जांपल दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? तो अब क्या करो, उस एग्जांपल को सॉल्व करो। ये मैं कब बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्या होता है, जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आपको अपना खुद का सॉल्यूशन तैयार करना होता है। और जब आप अपने खुद के सॉल्यूशन से बुक का सॉल्यूशन कंपेयर करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जो सॉल्व किया और बुक में जो सॉल्यूशन है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने सॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन काफी इजी लगता है बुक में से सॉल्यूशन की वजह से। तो बुक का जो सॉल्यूशन है, उससे भी इजी सॉल्यूशन आपको अपना सॉल्यूशन खुद का लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बुक का सॉल्यूशन इजी रहता है आपकी मेथड की वजह से। तो मेरा कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो सॉल्यूशंस है, क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन दिए हैं, उस सॉल्यूशन को देखकर कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करो। सिर्फ क्वेश्चन अपने मेथड से सॉल्व करो। कई बार हो सकता है आपकी मेथड इजी हो, कई बार हो सकता है बुक की मेथड इजी हो। तो जो दोनों में से जो इजी लगे वही आपको आगे प्रोसेस करनी है उस पर। अब आगे चलो, ये सब जो सॉल्व एग्जांपल है इसके प्रैक्टिस कर लेना। फिर आगे चलो, 2.5 वाला एग्जांपल है, लाओ आओ लास्ट में आओ, यहाँ पर एरर्स दिए हैं। एरर्स पेज नंबर 22 पर आओगे, तो पेज नंबर 22 पर एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। सो यहाँ पर ये एरर्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो एरर्स का टॉपिक यहाँ पर है। अगर आप आगे आओगे, आगे मतलब पेज नंबर 24 पर, सो पेज नंबर 24 पर 2.6.1 ऐसा कोई टॉपिक दिख रहा है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर नाम का। अच्छा, तो मैं आज ही आपको पढ़ाने वाला हूँ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ऊपर एक टॉपिक का नाम दिया है लिस्ट काउंट एरर, ध्यान देना। इसके ऊपर एक है लिस्ट काउंट एरर, ध्यान दो। ये लिस्ट काउंट एरर जब हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स के कंसेप्ट में, प्रैक्टिकल फिजिक्स वाले टॉपिक में हम इसे लिस्ट काउंट एरर के नाम से देखेंगे। तो अभी तक के लिए आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। सो ये जो एरर्स है, इस एरर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि एग्जांपल 2.6 दिखाई दे रहा है। एग्जांपल 2.6, हाँ, जब मैं आज आपको एरर पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एग्जांपल 2.6, एग्जांपल 2.7, फिर आगे आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर। और ये सब प्रोसेस है, एरर्स ऑफ सम ऑफ डिफरेंस, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, ये एरर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है। फिर आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो आप सभी ने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं, सही है? पढ़े हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर्स? Yes, sir. हाँ, रूल्स भी पढ़े आपने इसके, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ये राउंडिंग ऑफ भी पढ़ा है आपने। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि 2.13, पेज नंबर 30 पर आइएगा, वहां पर क्वेश्चन है 2.13, उसे सॉल्व कीजिए, आपको आसानी होगी और कंसेप्ट को समझने में। फिर 2.14 ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब क्वेश्चंस, यानी कि मेरा कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू यही था, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं थ्योरी सेक्शन में, वो सब के सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर आते हैं इसके एक्सरसाइज में। आओ पेज नंबर 35 पर, आ चुके हो पेज नंबर 35 पर? Yes, sir. Yes? अब ध्यान देना, ये एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है? क्यों सॉल्व करनी है, देखो ध्यान दो। ये मैं सिर्फ इतना कहूंगा,
जितनी ज्यादा आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। तो आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको पर्सनली दे दूंगा। तो इस तरह से हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना आज के इस टॉपिक में, टॉपिक जल्दी स्टार्ट हुआ था, आपने बुक्स लेट ली है, लेकिन जैसे हमारा आगे वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, मानो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर वाला, स्केलर एंड वेक्टर वाला। ये तो आसान है। अगर मैं स्केलर और वेक्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट लेक्चर, जो कि होता है इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और उसके कुछ टाइप्स पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। तो मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि जैसे ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा तो मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे दूंगा। ये पॉइंट्स आपको इसलिए होंगे ताकि आप उस पॉइंट्स को क्लास लेक्चर अटेंड करने से पहले पढ़ लिया करो। यानी अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन यानी स्केलर और वेक्टर का पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, तो आज आपको उस एनसीईआरटी बुक में से स्केलर और वेक्टर के टॉपिक को पढ़ना है। समझ में आए समझ में ना आए ये सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो। अभी मैं कहूंगा सिर्फ पढ़ो। धीरे धीरे सब चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन जितनी ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ज्यादा स्कोर आपका हर रोज आएगा, हर एग्जाम में आएगा। आई बात समझ में? यानी एक टॉपिक अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ तो आपको एनसीईआरटी में से वो टॉपिक अगले दिन ही कंप्लीट करना है। टॉपिक सिर्फ कितना समझ में आता है इसे छोड़ दो, जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो आपको एक एज अ रिवाइज किया जाएगा, सिर्फ एज अ रिवाइज किया जाएगा, ताकि आपको फिर उसे रिवीजन देने की जरूरत नहीं होती। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अच्छा, किसी ने कहा है सर आई हैव एससी वर्मा। अच्छा, किसी ने श्रेयस ने कहा है मेरे पास एससी वर्मा है, एनसीईआरटी नहीं है, तब भी चलेगा। अगर आपके पास एससी वर्मा है तो एससी वर्मा की एक्सरसाइज सॉल्व करो। इसी तरह से एससी वर्मा की थ्योरी मत पढ़ना, एससी वर्मा की थ्योरी मत पढ़ना, आपके दिमाग में से बाउंसर जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ एससी वर्मा के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो थ्योरी है, मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पर थ्योरी के सेक्शन में, वो थ्योरी आपको हेल्प करेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जिनके पास एनसीईआरटी है तो फिर से बताता हूँ, थ्योरी सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, और उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और स्टेट बोर्ड की बुक से नेक्स्ट वाली हमारे पास स्टेट बोर्ड की बुक से, तो स्टेट बोर्ड की बुक में से क्या पढ़ना है? तो स्टेट बोर्ड की बुक में से आपको पढ़ना है सिर्फ बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस। बोर्ड में कितने क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन हो गए, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, सिर्फ आपको स्टेट बोर्ड में से बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ने। ओके, अब हम आते हैं बीएम शर्मा की बुक्स। सबके पास है बीएम शर्मा सिंगेज वाली बुक्स? यस सर। अच्छा, तो बीएम शर्मा आपकी एडवांस की बुक होगी, एडवांस की बुक। उस एडवांस की बुक में आपको जेई मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और साथ ही साथ जेई एडवांस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे कि मान लो हमारी क्वेश्चन पेपर होती है 25 क्वेश्चंस की, यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन की जो तैयारी थी वो मैंने एनसीईआरटी बुक में से कर ली। ध्यान देना, हर एग्जाम का रिजल्ट जब से ये 25 का पैटर्न स्टार्ट हुआ है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन ये इंटीजर टाइप आ रहे हैं, तो हर एग्जाम का रिजल्ट ये 4 क्वेश्चंस ही लेकर जा रहे हैं। यानी कि जिन बच्चों की 4 ने एक्चुअली ये 5 क्वेश्चन होते, सॉरी माफ करना, ये क्वेश्चन 5 होते, 5 क्वेश्चन होते, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप। ओके, सो इन 5 क्वेश्चन की जो तैयारी थी वो हमने एनसीईआरटी बुक में से कर ली। अब क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा हो जिसने कभी जेई मेंस की तैयारी नहीं की, 2 साल में उसने सिर्फ बोर्ड की तैयारी की और उसने जेई एग्जाम अटेम्प्ट की। ये मैं किस्सा बता रहा हूँ आपको 2017 का, ये असल में हुआ है 2017 का किस्सा है। ध्यान देना, एक बच्चा था जिसने
पूरे 2 साल सिर्फ बोर्ड की तैयारी की थी और उसने जेई अटेम्प्ट की और जैसे उसने जेई अटेम्प्ट की, मैं उस साल का क्वेश्चन पैटर्न भी बताता हूँ। उस साल क्वेश्चन पैटर्न था 30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, ठीक है, सॉरी 30 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और वो 25 क्वेश्चंस सबके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन, और सबके सब एमसीक्यूज थे। तो इससे क्या हुआ, जिस बच्चे ने बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, उसने जाकर जय माता दी बोला और टिपके मार दी, पता है ना आपको, एक गोला फिर दूसरा गोला, ऐसे कोई बिना पढ़े कि सिर्फ उसने अंदाजे से अपने टिपके मार दिए, तो उसका जेई जेई का जो परसेंटाइल था वो काफी अच्छा आया, 90 परसेंटाइल आया उसका। सो 90%। सो जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे, उन बच्चों के जहन में क्वेश्चन आया कि हमने 2 साल पढ़ाई की और हमारा परसेंटाइल स्कोर आया 88, या किसी का आया 89, या फिर किसी का आया 90, और इस बच्चे ने पूरे 2 साल सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई की और उसका आया 90 परसेंटाइल। ये 2017 का रियल वाला किस्सा है, ध्यान। लेकिन 2018 में क्या हुआ, 2018 में पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न क्या था, 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज थे और 4 क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल थे। तो इससे क्या हुआ, जो बोर्ड वाला जो बच्चा था, जो इस एग्जाम को अगर अटेम्प्ट करेगा, बोर्ड वाला बच्चा अगर इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा 2018 के एग्जाम को, तो वो ये 20 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेगा, यानी वो ऐसे कोई तुक्के लगा देगा। लेकिन ये 4 क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा और कोई भी गलत आंसर दे देगा। और मजे की बात यही है कि इस 4 क्वेश्चन को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस 4 क्वेश्चंस। लेकिन रिजल्ट बढ़ रहा है इन्हीं 4 क्वेश्चंस पर। जैसे 2018 से स्टार्ट हुआ 2020 तक जो भी रिजल्ट बढ़ रहा है इन्हीं 5 क्वेश्चंस पर, मैं फिर से 4 लिख रहा हूं, माफ करना, इस 5 क्वेश्चंस पर, इन्हीं 5 क्वेश्चंस पर आपका रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है। यही 5 क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं आपकी रैंक कौन सी होगी, आपकी रैंक कौन सी होगी। और ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी के बुक में से, और वो सब क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। सब क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड। सो अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो वो जेई मेंस की अब एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। अब वो जेई मेंस की एग्जाम अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन उसका स्कोर जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है 2 ईयर से, उससे काफी कम आने वाला है। यानी जो बच्चे को 2017 में 90 परसेंटाइल मिले थे, अगर उस टाइम ये क्वेश्चन का पैटर्न होता, ये वाली एग्जाम का पैटर्न होता, तो उसे 90 परसेंटाइल नहीं आते। यानी अब ये जो तुक्के वाला था ना, तुक्के वाला काम अब ये नहीं रहा। यानी आप लोग कई सोच रहे होंगे कि हम जाकर तुक्के लगा देंगे, अब ये काम नहीं होगा। अब आपका स्किल जो है, आपकी जो टेम्परामेंट है, वही यहाँ पर लगेगी। ठीक है, सो अब ध्यान दो, मैं बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, साथ ही साथ इस क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी आपको बता दिया। एनसीईआरटी के बुक में से आपको इस 5 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चंस। ध्यान देना, जब आप इन 5 क्वेश्चंस की तैयारी करते हो, इन 5 क्वेश्चंस की, साथ ही साथ आपके 25 क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि ये सब 5 क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस है। यानी ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन पर आने वाले हैं, नहीं, ये 2 या 3 एप्लीकेशन को कंबाइन बनाकर एक क्वेश्चन बन जाता है। जबकि आप एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा। इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ना, स्टेट बोर्ड की बुक सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना, और बीएम शर्मा वाली बुक्स हमें जेई मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, जेई एडवांस की प्रिपरेशन भी करनी है, तो बीएम शर्मा की बुक में से इन 20 क्वेश्चंस की तैयारी हमें करनी है, इन 20 क्वेश्चंस की। अब जैसे कि हमारा, ध्यान दो, जैसे कि हमारा अभी यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अभी 2 या 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आपको क्या करना है, आपके पास बीएम शर्मा वाली बुक है और बीएम शर्मा में सिंगेज वाली बुक्स में, उस सिंगेज वाली बुक्स में डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज है, यानी यूनिट पर एक अलग एक्सरसाइज होगी, डायमेंशन पर एक अलग एक्सरसाइज होगी, मेजरमेंट पर एक अलग एक्सरसाइज होगी और प्रैक्टिकल फिजिक्स पर एक अलग एक्सरसाइज होगी। तो अब क्या करो, अभी तक हमारे जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं मैं यहाँ पर उसकी लिस्ट बना देता हूँ। हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ, हमारा डायमेंशंस कंप्लीट हुआ, हमारा डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हुआ, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हुआ, फिर हमारा राउंड ऑफ वाली कंसेप्ट कंप्लीट हुई, हो चुकी है ना, यूनिट कंप्लीट हुआ, अरे यस और नो? यस सर। डायमेंशंस हो चुका है, यस सर। डायमेंशन एनालिसिस भी हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर भी हुआ है, राउंड ऑफ भी वाली प्रोसेस के रूल्स भी हमने पढ़े हैं और हमारा आज एरर्स भी कंप्लीट होगा। सो आपको क्या करना है, अभी तक आपने बीएम शर्मा की बुक्स अगर सॉल्व नहीं की है तो जल्दी से स्टार्ट करो। यूनिट, डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस पर जितने भी एक्सरसाइज आपको बीएम शर्मा के बुक में मिलने वाले हैं वो सब के सब एक्सरसाइज सॉल्व करो। ये एक दिन का काम नहीं है, ध्यान देना, मतलब आज अगर आप बैठोगे तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को पता है आफ्टर 3 PM आपको कोई भी लेक्चर नहीं रहता, आफ्टर 3 PM आपको कोई भी लेक्चर नहीं रहता। तो एक काम करो, 3 to 4 आप कुछ रेस्ट कर लो और 4 से 4 PM to 7 PM फिजिक्स लेना, फिजिक्स की बीएम शर्मा वाली यूनिट की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो, फिर केमिस्ट्री लेना, केमिस्ट्री की एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो, फिर मैथमेटिक्स लेना, मैथमेटिक्स की एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो। हर दिन ऐसे ही करो, सबसे पहले हमने यूनिट की एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर डायमेंशन की एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर डायमेंशन एनालिसिस की एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर सिग्निफिकेंट फिगर की एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर राउंड ऑफ की एक्सरसाइज कंप्लीट करो और फिर एरर की एक्सरसाइज कंप्लीट करो। और जैसे हमारा आगे का टॉपिक होगा मेजरमेंट यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स, तो उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहिएगा ताकि आप बीएम शर्मा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। सो अभी मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुक में से कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी बुक कैसे सॉल्व की जाए, किस लिए सॉल्व की जाए, स्टेट बोर्ड की बुक का इंपॉर्टेंस क्या है और बीएम शर्मा वाली बुक्स उसे सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, और जिनके पास यस्सी वर्मा है, जिनके पास यस्सी वर्मा है उनके पास एनसीईआरटी नहीं है तो एक काम करो, यस्सी वर्मा के एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो और थ्योरी वाला सेक्शन हमारे लेक्चर में से कवर कर देना, वहां से एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी यस्सी वर्मा। अगर दोनों के पास, कई बच्चों के पास एनसीईआरटी भी है, यस्सी वर्मा है, तो मैं उन्हें प्रेफर करूंगा आप एनसीईआरटी सॉल्व करो, क्योंकि यस्सी वर्मा के काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में से ही है, तो प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा। जो मैंने फिजिक्स के लिए बताया वही केमिस्ट्री के लिए भी करना और वही मैथमेटिक्स के लिए भी करना, आपका स्कोर आ जाएगा। और कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो बुक्स हमें मिले हैं उनका क्या करना है, उसे पढ़ा कैसे जाए, उसे सॉल्व कैसे किया जाए, इसीलिए मैं ये सब ले लिया। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो, एनी डाउट प्लीज से। डाउट No, होगा sir. माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारे असल वाले टॉपिक पर आते हैं जिसे हमने देखा था एरर्स के फॉर्म में। सो एरर्स क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज एरर्स? चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। व्हाट इज एरर्स? यस बोलो, एरर्स बोलो जल्दी। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। वेरी गुड, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू यानी जो असल वाली वैल्यू होती है जिसे हम एक्चुअल वैल्यू कहते हैं और मेजर वैल्यू के बारे में, उसे हम एक्चुअल में एरर्स कहते हैं। फिर हमने एरर्स के ट्रू वैल्यू देखी थी, ट्रू वैल्यू जिसे हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं या फिर उसे हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। मैंने बताया था ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होती है। जैसे कि मीन वैल्यू होती है, मानो अपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की जो
मेजरमेंट्स थी वो आपने नोट डाउन कर दी, x1, x2, x3 अप टू xn पर। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो ट्रू वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू होगी xn डिवाइडेड बाय n। ये रही ट्रू वैल्यू। बोलो सही है? ठीक है? अरे बोलो सही है, ये ट्रू वैल्यू हुई कि नहीं? अरे बोलो यार, इसे हम एक सौ फिर आगे आते हैं हमने एरर्स के टाइप्स देखने स्टार्ट किए थे। टाइप्स ऑफ एरर्स उसमें से हमने फर्स्ट टाइप्स ऑफ एरर्स लिया था, जिसे हमने कहा था वो कौन सा एरर था? एब्सोल्यूट एरर था। अब बताना एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर जिसे हमने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया था। यस बोलो, डेल्टा एक्स। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डेफिनेशन बताओ, बोलो। True value and measured value. वेरी गुड। एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू माइनस क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू। और साथ ही साथ मैंने बताया था ये जो ट्रू वैल्यू थी, ये जो मेजर्ड वैल्यू थी, यानी ये जो एब्सोल्यूट एरर था, ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में लिया था, डेल्टा x1 लिखा था हमने x माइनस x1, डेल्टा x2 लिखा था x माइनस x2, फिर बाद में हमने डेल्टा x3 लिखा था x माइनस x3 अप टू हमने डेल्टा xn लिख लिया था x माइनस xn। तो ये हमें मिला एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सो ध्यान देना एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। फिर हम आते हैं इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हमने दिए थे। कल एक प्रॉब्लम दिया था, होप्स आप सभी ने उसे सॉल्व किया है, काफी सारे बच्चों ने उसे सॉल्व किया। अब आते हैं हम हमारे सेकंड टाइप्स ऑफ एरर पर, और सेकंड टाइप्स ऑफ एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन वैल्यू, किसी भी मेजरमेंट की मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? पता है आपको? इस तरह से किसी भी मेजरमेंट की मीन वैल्यू हम फाइंड करते हैं। यानी अगर एक वैल्यू, मान लो हमने कोई मेजरमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, इतने सारे मेजरमेंट लिए, तो इन सब की मीन वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल है, मीन वैल्यू होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स हमने ये अटेम्प्ट्स किया? 7 टाइम्स। तो ये हो चुकी है हमारे इस टर्म्स की मिनिमम वैल्यू, मीन वैल्यू। तो अब मुझे यहाँ पर पूछा है टाइप्स ऑफ एरर में एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू। तो बताओ एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू कैसी होगी? यस एनीवन? एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू जिसे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स मीन के फॉर्म में, यहाँ पर बार दे देंगे तो ये डेल्टा एक्स यम बार हो जाएगा। बोलो मीन वैल्यू कैसे पता करोगे आप? डेल्टा x1 डेल्टा plus x1 डेल्टा plus x2 डेल्टा x2 plus डेल्टा x3 plus डेल्टा वेरी गुड, xn वेरी upon गुड, n। वेरी गुड। तो मीन वैल्यू होगी डेल्टा x1 x2 x3 xn अपॉन n। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना, जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करोगे तो एब्सोल्यूट एरर की मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव में भी आ सकता है। तो मीन फाइंड करना होगा तो हम सब पॉजिटिव में लेते हैं, यानी मीन वैल्यू होगी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। ये मॉड है, ये साइन कौन सा है? मॉड। ये मॉड रहा, मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x3 अप टू हम लेने वाले हैं प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा xn। और कितने टाइम्स हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? n टाइम्स। तो ये हो गई एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू। आई बात समझ में? बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मैं यहाँ पर वर्ड में लिख देता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
the sum of magnitude of the absolute errors divided by number of attempts. तो ये एक असल वाली डेफिनेशन है मीन एब्सोल्यूट एरर की। फिर से बताता हूँ, एब्सोल्यूट एरर होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर होती है जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किए उन सब की मैग्नीट्यूड ले लेना। मानो कोई डेल्टा x3 आपकी निगेटिव आने वाली है, मानो ऐसा कोई हुआ कि डेल्टा x3 या फिर x2 कोई तो वन एब्सोल्यूट एरर आपकी निगेटिव आई, लेकिन जब आप इसका मीन लेना है आपको, तब आप उसे मैग्नीट्यूड में लेना। और ध्यान रहे सबको, जब भी हम कोई चीज मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो पॉजिटिव वाली पॉजिटिव ही रहेगी और निगेटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो पता होगा आपको। आई बात समझ में? सो मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देना, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी सब एब्सोल्यूट एरर की एडिशन करना, सम करना, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड से सम करना, और लास्ट में कितने अटेम्प्ट्स किए उन अटेम्प्ट से उसे डिवाइड कर दो। तो ये रहा हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ एरर जिसे हमने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, और थर्ड वाला पॉइंट है जैसे कि हमारा थर्ड वाला एरर है जिसे हम लिखेंगे रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर या फिर वो होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर। सो फ्रैक्शनल है मतलब वो डिवीजन में होगा। तो किस तरह लिखा जाता है, ध्यान दो। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट error to the mean value। ये रेशियो है असल में मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ये असल में रेशियो है। किसका रेशियो है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय होगा मीन वैल्यू। अब मुझे बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर ने एरर को आपने कैसे लिखा है? डेल्टा एक्स से। सो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा एक्स, और मीन वैल्यू आपने कैसे लिखी है? एक्स में। सो ये डेल्टा एक्स ऑफ यम होगा और ये मीन वैल्यू यानी एक्स ऑफ यम होगा। तो ये रहा आपका रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। बोलो कोई डाउट है? फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले वाला टाइप्स ऑफ एरर था, सबसे फर्स्ट वाला टाइप्स ऑफ एरर था एब्सोल्यूट एरर यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू करना। फिर आते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इन सब एब्सोल्यूट एरर का विद मैग्नीट्यूड मीन ले लेना और कितने नंबर्स बार अटेम्प्ट्स किया उसे डिवाइड कर दो। फिर आते हैं हम थर्ड टाइप पर जिसका नाम है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर यानी कि रेशो में होगा। तो ये रेशो किसका था? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। सो मीन एब्सोल्यूट एरर थी डेल्टा एक्स यम, ये वाली, और मीन वैल्यू थी जिसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था यानी ट्रू वैल्यू ये रही ट्रू वैल्यू। सो इन दोनों का रेशो यानी होगा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। आई बात समझ में? बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात? आप पूछ सकते हो। देखो ध्यान देना, हमारे इस क्लास में ना मैं टीचर हूँ, ठीक है, ध्यान देना, मैं इसे भी बता रहा हूँ ताकि आप डिस्कशन कर सके। यहाँ पर मुझे एज अ टीचर बोलकर ट्रीट बिल्कुल मत कीजिएगा, आप मुझे एज अपना फ्रेंड समझ लीजिए, ताकि जब भी हम कोई कंसेप्ट लेते हैं, मानो हमने ये कंसेप्ट ले ली, तो कंसेप्ट मैं बताऊंगा वो 100% ट्रू तो नहीं हो सकता, तो आप भी डिस्कस कर लो उसके साथ कि सर ऐसा भी हो सकता है, कोई चीज ऐसे आ सकती है क्या, तो उसे डिस्कस करो।
जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे उतनी वो कंसेप्ट आपसे आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से जैसे हमारा लेक्चर खत्म होगा कोई भी मिसकंसेप्ट साथ में मत लेकर जाइएगा। सब आते हमारे फोर्थ टाइप्स ऑफ एरर पर, जिसका नाम है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। सो अब देखते हैं परसेंटेज एरर क्या है। परसेंटेज एरर यानी फ्रैक्शनल एरर से फ्रैक्शनल एरर की परसेंटेज निकालो, यानी हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ये रहा हमारा परसेंटेज एरर। तो कैसे लिखोगे आप? फ्रैक्शनल एरर क्या था? फ्रैक्शनल एरर था डेल्टा एक्सियम यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्सियम मल्टीप्लाई बाय होगा 100%। तो ये रहा हमारा परसेंटेज एरर। आई बात समझ में? बोलो जल्दी। सर एक्सएम में मीन वैल्यू है ना? हाँ, एक्सएम इज मीन वैल्यू ना? यस, एक्सएम इज अ मीन वैल्यू। अच्छा, साक्षी ने कहा है सर आई नॉट अंडरस्टैंड। ओके साक्षी, तो आप एक काम कर लो, जो भी ये शायद आप कल के लेक्चर में नहीं थे, तो कल का लेक्चर मैंने ग्रुप पर सीखने चैनल पर अपलोड किया है। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं एक छोटी सी चीज आसान सी भाषा में बताता हूँ। देखो साक्षी, ध्यान देना, हम यहाँ पर मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेजरमेंट्स करते समय हमारे पास हर चीज कोई परफेक्ट नहीं होती। यानी मैंने आपसे कहा कि ये वाला स्फीयर था, तो इस स्फीयर की आप डायमीटर मेजर करो, और आपने डायमीटर मेजर की तो कोई वैल्यू आ चुकी है आपकी डायमीटर की 1.33 सेंटीमीटर। मैंने कहा फिर से मेजर करो, तब आपके पास वैल्यू आई 1.32 सेंटीमीटर। मैंने कहा और एक बार मेजर करो, तो आपकी वैल्यू आई 1.34 सेंटीमीटर। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन में से करेक्ट वैल्यू कौन सी है? तो आप बोलोगे सर 1.33 सेंटीमीटर बोला। तो मैंने कहा कि 1.33 सेंटीमीटर ये अगर करेक्ट होगी तो 1.32 ये रॉन्ग किस तरह होगी ये बताना, और 1.34 ये रॉन्ग किस तरह होगी वो बताना। तो आप बोलोगे सर शायद इंस्ट्रूमेंट में एरर था, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, इसलिए हमारे ये दो जो मेजरमेंट्स आई वो गलत है। यानी कि एरर्स था इंस्ट्रूमेंट में, जिससे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर अगर मानो इंस्ट्रूमेंट सही होगा तो आप में कुछ फॉल्ट होगा, यानी आपने वो जो रीडिंग्स लेते समय आपका ध्यान कहीं और होगा, इसलिए ये वाले दोनों रीडिंग्स गलत आ चुके हैं। यानी ये सेकंड टाइप्स का एरर रहा, ये रहा हमारा ह्यूमन एरर। तो हमें दो टाइप्स के एरर को पढ़ना था, एक था ह्यूमन एरर, एक था इंस्ट्रूमेंट एरर। एक्चुअली हम ह्यूमन एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से मेजरमेंट करते हैं तो हम ह्यूमन एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के एरर को कैसे हम रेक्टिफाई करें? तो इसी प्रोसेस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के एरर को। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर को। तो अभी हमें पता चल चुका है कि एरर्स क्या है। एरर्स यानी जब भी हम कोई मेजरमेंट्स लेते हैं उस मेजरमेंट्स में आने वाले डिफरेंट वैल्यूज। तो इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रू वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या करोगे? इन तीनों की मीन वैल्यू निकालोगे, यानी 1.33 प्लस 1.32 प्लस 1.34 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर ये कर लोगे तो आपके पास कोई मीन वैल्यू आ जाएगी। मानो मीन वैल्यू आ गई आपके पास 1.324 सेंटीमीटर जितनी। और बाद में एडिशन के टाइम यहाँ पर राउंड ऑफ करना होता है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट्स थे, 2 डेसिमल थे, तो लीस्ट डेसिमल 2 थे, तो आपको इसे भी लीस्ट 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, यानी आपका आंसर रहा 1.32 सेंटीमीटर। तो अब आप बोलोगे कि सर ट्रू वैल्यू जो है वो है 1.32 सेंटीमीटर। मैंने कहा फिर अच्छा है, चलो 1.32 सेंटीमीटर ये ट्रू वैल्यू है, तो मैंने कहा कि एरर तो फाइंड करो। तो आपने क्या किया, 1.32 ये ट्रू वैल्यू थी और 1.33 ये हमारी मेजर्ड वैल्यू थी, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 1.33। तो जैसे ही आप डिफरेंस लेते हो तो हमारा एरर आता है 0.01। तो ये जो वैल्यू आई 0.01 ये असल में एरर। तो जब भी आप ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को डिफरेंस लेते हो तो वो हमारा एक टाइप का एरर होगा।
वो होगा हमारा असल वाला एरर यानी एब्सोल्यूट एरर। तो हो सकता है ये एब्सोल्यूट एरर कभी पॉजिटिव भी आए और कभी निगेटिव भी आ सकता है। फिर हम लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर की मीन ले लेना मैग्नीट्यूड के साथ, और मीन सबको पता है कैसे ली जाती है। सो डेल्टा x1 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x3 अप टू xn, और कितनी बार अटेम्प्ट्स किया? n टाइम्स। तो ये हो चुकी है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर पर। जब हम मीन वैल्यू यानी मीन एब्सोल्यूट एरर से मीन वैल्यू को डिवाइड करते हैं, ये रही हमारी मीन वैल्यू, ये रही हमारी मीन वैल्यू, और मीन एब्सोल्यूट एरर से मीन वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वो हमें कुछ एरर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए हमने उसे कहा फ्रैक्शनल एरर। सो फ्रैक्शनल एरर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर की एडिशन डिवाइडेड बाय जितनी बार अटेम्प्ट्स किया वो। तो ये रहा डेल्टा एक्सएम डिवाइडेड बाय एक्सएम। मीन वैल्यू क्या थी? फिर से बताता हूँ, मीन वैल्यू थी मेजर्ड वैल्यू की मीन यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, मेजर्ड वैल्यू की मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू यानी एब्सोल्यूट एरर की मीन। और फिर आते हैं हम फ्रैक्शनल यानी परसेंटेज एरर पर। तो सिंपल था, फ्रैक्शनल एरर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके हमें परसेंटेज मिल जाए। अब बोलो साक्षी, क्या कोई डाउट है? आई बात समझ में? ये साक्षी? Yes, sir, I understand. ओके, ध्यान देना। अब हमने देख लिए ये एरर्स के इतने सारे टाइप्स, यानी कौन से एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज एरर। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। ये प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए है, देखते हैं इसे कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। सो कल ही वाला प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 1 था। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ लेते हैं, ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, कल वाला ही प्रॉब्लम है। और मेजरमेंट पे दिए, मेजरमेंट है 4.2, 4.5, कल वाला प्रॉब्लम है, ध्यान देना। 4.4, 4.3, 4.6 ऑल आर इन सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है फाइंड। सो कल हमने इसके मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर को फाइंड किया था। मैं फिर से लिख देता हूँ, फाइंड मीन वैल्यू, ये कल आपने फाइंड किया था। सेकंड है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो। थर्ड है इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, अब ये नया है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो। और फोर्थ वाला है इसका फ्रैक्शनल एरर बताना, फ्रैक्शनल एरर बताना। और लास्ट वाला है इसका परसेंटेज एरर बताना। सॉल्व कर पाओगे? बोलो जल्दी, क्या सॉल्व कर पाओगे? यस सर। यस सर। कंप्लीट Yes. कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है और अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ है, मास है, टाइम है, और हमारे पास काफी सारे फिजिकल और डिराइव्ड क्वांटिटीज है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी, इस सबको हम फिजिकल क्वांटिटी तो बोलते हैं। सो ऐसा हो सकता है यानी होता ही है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड भी करते हैं। मानो कि लेंथ होगी, लेंथ सबको पता है, लेंथ ली जाती है सेंटीमीटर या फिर मीटर में। मानो एक बच्चे ने एक लेंथ मेजर की, तो एक लेंथ मेजर की, मानो यहाँ से यहाँ तक, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक उसने लेंथ मेजर की, उसने कहा वो लेंथ मेजरमेंट ए था। फिर दूसरा बच्चा आया, उसने वही लेंथ मेजर की ए से बी तक, तो उसके पास वो लेंथ बी आई। तो हमारे पास दो लेंथ आई, एक ए और एक बी, जिसे हमने सेंटीमीटर, और ए जिसे हमने मीटर, और बी हम जिसे हमने मीटर में भी लिख दिया। तो मैं काम करता हूँ, ये मीटर वाला कॉलम हटा देता हूँ, सिर्फ सेंटीमीटर में लिखता हूँ। तो दो मेजरमेंट किए दो बच्चों ने, एक मेजरमेंट है ए, एक मेजरमेंट है बी। तो आपसे पूछा जाए उसकी
असल वाली लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी आप लिख लोगे। दो रॉड्स थे, ये रॉड 1 था, ये रॉड 2 था, और रॉड 1 और रॉड 2 के मेजरमेंट्स आए। रॉड 1 का जो मेजरमेंट था वो a था, रॉड b का मेजरमेंट जो था वो b था। तो इसका नेट रिजल्ट कितना आया, x इज इक्वल टू आप लिखोगे a प्लस बी, लेकिन ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो फिर सही वाला टर्म्स क्या है, सही वाला रिजल्ट इसका लिखा जाता है x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में, ये वाला सही। तो ये x क्या है, ये x असल में जो आपने मेजर की वो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू या फिर असल वाली वैल्यू, जिसे हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू में नहीं, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। और ये डेल्टा x क्या है, उस रियल वैल्यू में आने वाला एरर। यानी अब ये तो ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन तो नहीं है एडिशन, सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी की एडिशन तो नहीं करते, हम फिजिकल क्वांटिटीज की सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज की डिवाइड भी कर सकते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज की पावर भी ले सकते हैं। सो इन सब ऑपरेशंस हम फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऑपरेशन के टाइम्स हमें एरर कैसे फाइंड किया जाए वही आज पढ़ना है। आई बात समझ में? तो ये प्राइमरी हिंट थी कि जो भी प्रोपगेशन ऑफ एरर है, प्रोपगेशन ऑफ एरर यानी हमें बताता है जो भी ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या हो फिर पावर हो, उन सब के ऑपरेशन के टाइम्स हमें उन सब की एरर्स कैसे फाइंड की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एडिशंस। आई बात समझ में? बोलो क्या कोई दिक्कत है? सो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। एडिशन से अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो एडिशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के हम एडिशन करते हैं, यानी आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हो, मानो x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब आप इस फिजिकल क्वांटिटीज का एरर फाइंड करना है। तो ध्यान देना, मैं इसकी प्रोसेस लिख देता हूँ, बता देता हूँ। इसके एरर्स को फाइंड करते हैं। डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, सॉरी डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और इसका रिजल्ट आएगा, बता रहा हूं मैं अब इसे कैसे फाइंड करता है। इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट होगा x प्लस और माइनस डेल्टा x, x प्लस और माइनस डेल्टा x, ये वाला प्लस और माइनस बता। अब ध्यान दो, इसे समझते कैसे। मान लो आपके पास कोई लेंथ हो जो आपने मेजर की, लेंथ आपने मेजर की 3 प्लस 2 सेंटीमीटर, ये कोई लेंथ थी आपने मेजर की। एक रॉड की लेंथ आई 3 सेंटीमीटर और एक रॉड की लेंथ आई 2 सेंटीमीटर। तो आपको उस रॉड को ज्वाइन करना है, तो टोटल लेंथ आपको पूछी जाए कि टोटल लेंथ कितनी है। लेकिन जब आपने मेजरमेंट किया, रॉड ए आपने मेजर किया, तो रॉड ए में डिफरेंट मेजरमेंट लिए, तो असल में ये 3 सेंटीमीटर नहीं थी, तो इस 3 सेंटीमीटर में भी कुछ एरर था। यानी इसकी एरर वैल्यू हो सकती है, इसकी एरर वैल्यू हो सकती है, मैं इसके लिए ए लिखता हूँ और इसके लिए बी लिखता हूँ। तो इस 3 की एरर वैल्यू होगी डेल्टा ए इज इक्वल टू, मानो कोई आई होगी 0.3 जितनी। यानी अब आप लिखोगे इस वैल्यू को 3 प्लस और माइनस 0.3। अब ये क्या बताता है, देखो ध्यान दो, अब ये क्या बताता है, यानी अब जब आपने मेजर की, हो सकता हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो 3.3 सेंटीमीटर जितनी, 3.3 सेंटीमीटर जितनी, हो सकता हो उसकी मिनिमम वैल्यू हो 2.7 सेंटीमीटर। यानी ये 3 वैल्यू इट लाइज इन बिटवीन। इसका जो मिनिमम एरर होगा वो होगा 2.7 सेंटीमीटर और जो मैक्सिमम एरर होगा वो होगा 3.3 सेंटीमीटर। इससे आगे इसमें एरर नहीं आ सकता और इससे नीचे इसमें एरर नहीं आ सकता। यानी हम बता रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, यानी हम बता रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ
एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई? मैं फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लेना। मानो कोई दो रॉड थे हमारे पास, ये वाला और ये वाला रॉड ए है, ये वाला रॉड बी है। तो जब आप रॉड ए की लेंथ मेजर की तो आपको मिली रॉड ए की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और रॉड बी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपने दोबारा से उसे मेजर किया तो आपको मिला कि उसमें प्लस और माइनस 0.3 जितना एरर है। कौन सा वाला एरर? एब्सोल्यूट एरर। कौन सा वाला एरर? एब्सोल्यूट एरर है। पता है ना, डेल्टा ए हम किसमें लिखते हैं? एब्सोल्यूट एरर में। तो उसमें प्लस और माइनस 0.3 ये एब्सोल्यूट एरर है। और सभी को पता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमें मिला इसके एक मीन वैल्यू, यानी ये हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया? 0.3। यानी आप बोल सकते हो ये जो 3 सेंटीमीटर जो लेंथ आपने मेजर की वो मिनिमम आपकी मेजरमेंट आ सकती है 2.7 सेंटीमीटर जितनी। मतलब 3 से 0.3 मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। और हो सकता है उसकी मैक्सिमम एरर कितने हो? 3 में 0.3 को ऐड किया तो मैक्सिमम एरर होगा 3.3 सेंटीमीटर, मिनिमम एरर होगा 2.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है ये जो 3 वैल्यू होगी, ये 3 वैल्यू इन बिटवीन दिस होगी। तो इसके आप मेजरमेंट करने जाओगे तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट एरर होगा 2.7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट एरर होगा 3.3 सेंटीमीटर। उसी तरह हम बी रॉड को देखते हैं, बी रॉड को। तो जब हमने बी रॉड को देखा तब हमें मिला बी रॉड होगा 2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर जितना। यानी इस रॉड बी में वैल्यू होगी 2.1 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, और 1.9 सेंटीमीटर ये मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होगी। कौन सा वाला एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर। सो इसमें जो वैल्यू होगी वो होगी 2.1 सेंटीमीटर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और 1.9 सेंटीमीटर मिनिमम पॉसिबिलिटी, and this we call as a maximum possibility of mean absolute error। आई बात समझ में? तो लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका क्या है? ध्यान दो, इसे लिखने का तरीका होता है L is equal to 3 प्लस और माइनस 0.3 फिर प्लस 2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? सर 0.3 क्या है? 0.3 ये उसमें आने वाला एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मानो उसमें 0.3 इतना मीन एब्सोल्यूट एरर आया, 2 में 0.1 इतना मीन एब्सोल्यूट एरर आया, तो आप लिखोगे 3 प्लस और माइनस 0.3 प्लस 2 प्लस और माइनस 0.1। इस तरह से हम इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। बोलो क्या कोई दिक्कत है? ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। बोलो कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। Any doubt? Please ask. If having any doubts. अरे yes or no कुछ तो बोलो। समझ में आया No, या sir. ऊपर से गया? समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. ओके। सो जिस सर तरह एक से, बार रिपीट कर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हम रिपीट करते हैं। देखो फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान देना। कोई फिजिकल क्वांटिटी थी x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये होगी हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया। और एग्जांपल था हमारे पास दो रॉड थे, ये वाला एक और ये वाला एक। सो रॉड ए की आपने लेंथ मेजर की, वो थी 3 सेंटीमीटर। रॉड बी की लेंथ मेजर की आपने, वो थी 2 सेंटीमीटर। लेकिन आप सभी को पता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर होगा, तो एरर कितना होगा? मान लो जब आपने 3 सेंटीमीटर मेजर की तो उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देना, मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.3 जितना। तो ये 0.3 ये एक्चुअल असल में 3 सेंटीमीटर जब आपने मेजर किया तब ये मेजर आया था, ये एरर आया था। यानी अब आप इस एरर को लिखोगे 3 प्लस और माइनस 0.3 सेंटीमीटर।
और ये बताता है, ये दर्शाता है कि 3.3 सेंटीमीटर अगर हम ऐड कर देंगे और अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2.7 सेंटीमीटर, यानी इस 3 में उस इंस्ट्रूमेंट से हम 0.3 सेंटीमीटर तक का मैक्सिमम एरर पता कर सकते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट से 0.3 सेंटीमीटर का मिनिमम एरर को हम पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये होती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कौन से एरर की? मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो ध्यान देना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर आप एडिशन करोगे तो उसकी एरर वैल्यू निकाली जाती है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के जरिए, और उसका रिजल्ट को आप एक्सप्लेन करोगे, इसका रिजल्ट होगा एक्स प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, किसी ने कहा हम दूसरा नंबर ले सकते हैं का? अरे वो मेरे सिर्फ एग्जाम्पल था, एक कोई एग्जाम्पल था। अगर आप दूसरा नंबर ले, ये सिर्फ एग्जाम्पल था अंडरस्टैंड होने के लिए। मानो कोई लेंथ आपने मेजर की 3 + 2 सेंटीमीटर जितनी, और 3 में एरर आया 3 ± और माइनस 0.4, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी एरर आएगा वो से सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होता है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था। मान लो कि 0.3 इतना एरर आया, उसे आपको फाइंड करना होगा। एग्जाम में ये सब दिए होते हैं इस फॉर्म में, ये सब दिए होते हैं इस फॉर्म में। ओके, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन के ऊपर। ये सो एडिशन तो हमने कर दी, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सब्सट्रैक्शन। अब ध्यान देना, सब्सट्रैक्शन में फिजिकल क्वांटिटी होगी x = a - b, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी एरर वैल्यू कैसे फाइंड की जाए? तो इसकी एरर वैल्यू फाइंड करने की प्रोसेस सेम है जैसे एडिशन की थी, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एडिशन में हम एरर निकालते थे, इस एरर वैल्यू को हम फाइंड करते थे। 2 मिनट, वेट अ मिनट। सो ध्यान देना, एडिशन में हम एरर वैल्यू को फाइंड करते थे डेल्टा x = डेल्टा a प्लस डेल्टा b के फॉर्म में। ये एरर वैल्यू थी, इस एरर वैल्यू को इस तरह हम फाइंड करते थे। और सब्सट्रैक्शन में भी उसी एरर को फाइंड करना है डेल्टा x = डेल्टा a प्लस डेल्टा b के जरिए। अब रिजल्ट होगा, ध्यान दो, अब रिजल्ट होगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। सो रिजल्ट होगा x प्लस और माइनस डेल्टा x, यानी एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो, रिजल्ट की प्रोसेस नहीं बदलेगी। एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है डेल्टा a प्लस डेल्टा b के जरिए। ध्यान देना, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं नई स्क्रीन पर लिखता हूँ। सो फर्स्ट थी एडिशन वाली, मैं इसका एग्जांपल भी लेने वाला हूँ, और सेकंड थी सब्सट्रैक्शन वाली। सो एडिशन में कोई वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी x = a प्लस b, सब्सट्रैक्शन में कोई वैल्यू होगी x = a माइनस b। तो इसकी एरर वैल्यू लिखी जाती है डेल्टा x = डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और इसकी भी एरर वैल्यू लिखी जाती है डेल्टा x = डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम लिखेंगे x प्लस और माइनस डेल्टा x में, और इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट हम लिखेंगे x प्लस और माइनस डेल्टा x में। अगर ये चीजें आपको डिफिकल्ट जा रही होगी तो चलो हम एक एग्जांपल लेते। मानो दो रेजिस्टेंस है आपके पास, रेजिस्टेंस पता है ना, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो हम क्या करते हैं? यस बोलो। दो रेजिस्टेंस अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो हम क्या करते हैं? उनके एडिशन या हम डिवाइड करते हैं? एडिशन। वेरी गुड। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो हम उसके एडिशन करते हैं। तो आपको दिए ये गिवन है, ध्यान देना, क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, और गिवन है रेजिस्टेंस R1 है 2 प्लस और माइनस 0.2 ओम, और रेजिस्टेंस R2 है 4 प्लस और माइनस 0.4 ओम। ध्यान देना, ये क्वेश्चन में दिया है
ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कहीं से लाया नहीं मैंने, ये क्वेश्चन में गिवन है और आपसे पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो बस इसे अपने रिजल्ट से कंपेयर करो। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो मैंने लिख लिया R1 इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 0.2 ओम, यानी इस R1 जो आप मेजर करोगे इसकी रियल वैल्यू होगी 2 ओम जितनी और इसमें एरर होगा 0.2 ओम जितना। आई बात समझ में? बोलो बात समझ में आई? जल्दी बताओ। Yes, sir. देखो ध्यान दो, ये 2 जो है ये इसकी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू, और ये 0.2 है वो उसकी एरर वैल्यू है। तो एरर वैल्यू हमेशा डेल्टा के फॉर्म में लिखोगे। फिर हमारे सेकंड जो टर्म्स है वो सेकंड होगी 4 प्लस और माइनस 0.4 ओम। तो इसे आपको लिखना होगा रियल वैल्यू प्लस एरर वैल्यू। बस अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आसान हुआ। देखो ये रियल वैल्यू थी, मैंने R1 लिख लिया, ये रियल वैल्यू थी, मैंने से R2 लिख लिया। अब आपको लिखना है R इक्विवेलेंट। तो अब बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2, यानी रियल वैल्यू की एडिशन। लेकिन इसके साथ ही साथ इसके पास एरर वैल्यू भी है, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब मैंने प्लस ही क्यों लिया, ध्यान देना, मैंने प्लस ही क्यों लिया, तो जब यहाँ पर मैंने देखा एक्चुअल में असल में फॉर्मूला था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसीलिए मैंने प्लस लिया। अगर माइनस भी होता तब भी मैं प्लस लेता, यहाँ पर अगर माइनस होता तब भी मैं यहाँ पर प्लस लेता। तो R इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा, R इक्विवेलेंट R1 की वैल्यू देखो कितनी है 2, R2 की वैल्यू देखो कितनी है 4, सो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो 6 ओम। बोलो सही है? यस सर। अच्छा अब डेल्टा R इक्विवेलेंट बताओ, डेल्टा R इक्विवेलेंट यानी एरर वैल्यू। सो डेल्टा R1 कितना है 0.2 प्लस और माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस और माइनस मत लेना, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लेना, सिर्फ प्लस लेना है। और डेल्टा R2 कितना है 0.4। सो एरर कितना आया, एरर कितना आया 0.6। अब रिजल्ट लिखो, अब रिजल्ट लिखो। सो रिजल्ट होगा 6 प्लस और माइनस 0.6, ये वाला आपका आंसर। आई बात समझ में? बात समझ में आई? मैं फिर से बताता हूँ, आपके पास गिवन 2 इक्वेशन थे R1 एंड R2। तो आपने क्या किया, R1 की वैल्यू नोट डाउन की, R2 की वैल्यू एज इट इज थी वैसे ही नोट डाउन की। फिर हमने जो हमारा इक्वेशन था असल वाला x इज इक्वल टू एक्स प्लस और माइनस डेल्टा एक्स, उससे कंपेयर किया। x की जगह यहाँ ये रियल वैल्यू आ जाएगी और ये एरर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ये रियल वैल्यू आ जाएगी और यहाँ ये एरर वैल्यू आ जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन था ये, यहाँ हमें दिख रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं ऐड। सो मैंने सबसे पहले रियल वैल्यू को ऐड किया, अगर एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो उसमें एरर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता, एरर वैल्यू हमेशा ऐड होगी। बस रियल वैल्यू आ गई 6 ओम और एरर वैल्यू आ गई 0.6 ओम, यानी इस 6 ओम में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वो हो सकता है 6.6 ओम हो या फिर हो सकता है 5.4 ओम हो। आई बात समझ में? बात समझ में आई? यस सर। क्या कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बोलो क्या कोई दिक्कत है? ओके तो फिर आज हम यहाँ पर अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। होप सो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो आप मुझे सेंड कर देना। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके BM शर्मा में है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपके नोट्स में भी है, जो आपके नोट्स दिए उससे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके कर लोगे? यस सर। सर ओके अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।